पेपर सोल्व करेंगे हम। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट 16 अक्टूबर वाला जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ये फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, ठीक है। इस पेपर को सोल्व करने का हमारे 2-3 मकसद है। एक तो कि जैसे अभी जो यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर होंगे ना, लेखपाल वगैरह की जो भर्ती हैं, और भी इसमें एक और वैकेंसी, अभी क्लर्क की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी के जो ये 4 पेपर हुए, मैंने इनमें एक चीज़ नोट किया कि इन्होंने एक टॉपिक को लिया और 4 के 4 पेपर में उसी टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख लेना इस चीज़ को, आप भी रिव्यू करना। मैंने भी देखा है कि एक ही टॉपिक से क्वेश्चन को पूछा गया है, तो कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन इस लेवल के होंगे, और मतलब 2-4-5 क्वेश्चन ही अलग टाइप के थे हर पेपर में, वरना ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो देखो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो पहला इसका जो आंसर है वो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 वाला है, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा जो ये बैंकों की शर्तें हैं, राष्ट्रीयकरण की शर्तें, वो इसके द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो दोस्तों इसमें क्या है ना कि देख, ये क्वेश्चन मैंने हर सेट में देखा, मैंने अभी तक 3 सेट सोल्व किए, तो 3 के 3 में 1991 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मतलब 16 का प्रथम शिफ्ट में तो बिल्कुल सेम टाइप से के क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा रखा है लेकिन टॉपिक वही रखा, सेम टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चन रखे हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका, वैश्वीकरण है। इन्होंने पूछा क्या कि उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक उदाहरण परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो जो हमने एलपीजी को अपनाया है, एलपीजी से लोकलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी इस न्यू आर्थिक पॉलिसी जो हमारी है, इस पॉलिसी में जिसका परिणाम है ना उसको वैश्वीकरण के रूप में देखा गया है, ताकि हमारी इकोनॉमी अलग अलग देशों से प्रतिस्पर्धा करे और आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। जैसे इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो आपके MS स्वामीनाथन जी, ये तो यूपी ट्रिपल एस सी का इतना पुराना क्वेश्चन हो गया, 2015 का जो इसका चकबंदी लेखपाल का पेपर हुआ था ना, उसमें भी था ये कि हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, ऐसा ही था, सेम टू सेम क्वेश्चन, आप चेक कर लेना 2015 वाला पेपर। अच्छा, तो इसमें क्या है कि जो MS स्वामीनाथन जी हैं वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, और विश्व में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, बोरलॉग, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर अरुण कृष्णन जो हैं ये नीली क्रांति के जनक हैं, वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं, और सैम पित्रोदा सूचना क्रांति के जनक है। ये इलेक्ट्रिक क्रांति मतलब सूचना क्रांति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया इन्होंने, सैम पित्रोदा जी ने, तो ये उसके लिए जाने जाते हैं। बाकी इन्हीं के लिए और भी क्रांतियां हैं, उन क्रांति से रिलेटेड आप देख लेना उनके जनक कौन है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है, यानी जो डीपीएसपी है वो भारत के संविधान में किस संविधान से इंक्लूड किए गए हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली हमें कि हमें डीपीएसपी को लेना चाहिए। तो ये आयरलैंड का जो संविधान है वहाँ से इंडिया के संविधान में इनको इंक्लूड किया गया। अच्छा, अब बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से भारतीय संविधान में क्या रखा गया है, जो हमारे 3 शब्द है, स्वतंत्रता और समानता और बंधुता, इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान में कहाँ से, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति इन 3 ही शब्दों को लेकर हुई थी, स्वतंत्रता और बंधुता, ठीक है। अच्छा, यूएसए के संविधान से क्या लिया गया, जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल राइट
को आपको यूएसए के संविधान से लिया गया है, राष्ट्रपति का और ज़्यादा और बहुत कुछ लिया गया है, लेकिन यूएसए के संविधान से फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 19 है इसमें कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये आपका आर्टिकल 32 में, जो संविधान की आत्मा भी कहा है इसको अम्बेडकर जी ने, इस आर्टिकल को। वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है आपके आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट जो है सेम उसी का है ये, ठीक है। अच्छा, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका जो आर्टिकल 23 और 24 है। अच्छा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो आपकी आर्टिकल 25 से 28 तक है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आपका डीपीएसपी। इनको बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो संसदीय प्रणाली है, आप देखो हमारी जो प्रणाली है, हमारी प्रणाली अर्धसंघीय व्यवस्था को हमने अपनाया है, ठीक है। ये यानी यदि आदर्श संघीय की बात की जाए तो वो इंडिया में आदर्श संघीय प्रणाली को नहीं अपनाया गया, क्योंकि हमारे संविधान की जो व्यवस्था है उसमें एकात्मक प्रणाली के गुण भी है, यानी अध्यक्षात्मक प्रणाली जो अमेरिका में है, और संसदीय प्रणाली जो ब्रिटेन में है उसके भी दोनों के गुण हमारे पास हैं। ज़्यादातर का जो ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है उसको अपनाया गया है, तो इन्होंने उसी की बात की है संसदीय प्रणाली की। तो यहाँ विधानमंडल, तो जो ये मतलब विधानमंडल ही कार्यपालिका है, सॉरी विधायिका है, तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय प्रणाली में, ठीक है ना। जो निर्वाचित विधायिका होती है उसके प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। और जो न्यायपालिका वो तो बिल्कुल स्वतंत्र है अपने यहाँ, वो उससे इनके साथ कोई इंटरफेयर नहीं होता उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखो आप सभी को पता होगा कि लिखित और विस्तृत संविधान है इंडिया का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित भी है। दूसरा, एकल नागरिकता भी है, इसका भी आपको पता होगा। अच्छा, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, ये भी आपका है, ठीक है ना। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार भी है। तो इसका जो आंसर है ना कि विशेषता नहीं है, द्विसदनीय विधायक जो द्विस्तरीय सरकार है ये विशेषता नहीं है, क्योंकि इंडिया में 3 स्तरीय सरकार है, 3 स्तर की सरकार है। जो आपका 3 स्तर वाली सरकार जो बलवंत राय मेहता कमेटी है ना, उसने रिकमेंड किया था, सिफारिश की थी कि 3 स्तर की सरकार होनी चाहिए, और जो अशोक मेहता कमेटी है उसने द्विस्तर की सिफारिश की थी 70s के डिजिट में, ठीक है। तो हमारे यहाँ 3 स्तर की सरकार है, ना कि द्विस्तरीय, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर है ये बी ऑप्शन होगा। बाकी ये सब हमारे ये संविधान की विशेषता नहीं है, बाकी ये सब विशेषताएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? जो हॉर्स पावर है ये 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट फिजिक्स में से लिया गया क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में डिफरेंस बता दूं आपको, शायद आप इसके बाद फिर भूल ही नहीं पाओगे जीवन में कभी भी। जिनको पुनः प्राप्त कर लिया जाए वो तो भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं, और जिनको पुनः उस स्थिति में प्राप्त यानी सेम पहले जैसी सिचुएशन में आ गया, समझ रहे हो ना। जो स्थिति से पहले वाली स्थिति प्राप्त हो जाए हमें, तो समझ लेना कि वो आपकी भौतिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया में पहली स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोयले का जलना, दोस्तों जो कोयले का जलना है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। यानी कोयला जल जाएगा, राख बनेगी, दोबारा हम कोयला नहीं प्राप्त कर सकते। भोजन का पाचन, जब भोजन पच जाएगा उसके बाद उसे हम भोजन में थोड़ी कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और कागज का जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। पानी का भाप में रूपांतरण, पानी से भाप बन जाएगा और भाप से पानी बन जाएगा, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इन्होंने पूछा था कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो ये एक भौतिक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया, ठीक।
ठीक है दोस्तों। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिया निम्नलिखित में से, जो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि पारिया निम्न में से किसका रोग है। जो पारिया, आपने पारिया हमेशा दांतों में लगता है, यानी मसूड़ों का रोग है, ठीक है। पारिया दांतों से खून निकलना, मसूड़ों से खून आना, ये पारिया बोला जाता है। अगला, एक फ्लोएम एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम उत्तक ऑप्शन है पौधा, स्तनधारियों, जानवरों के प्रजनन अंग और कीटों। इनका मतलब पौधों, फ्लोएम उत्तक पौधों में होता है और ये पौधों की वृद्धि से रिलेटेड होता है फ्लोएम उत्तक, ठीक है। पौधों के अंदर 2 उत्तक होते हैं इसी प्रकार के, जिसमें से फ्लोएम उत्तक इसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, भारत की पंचायतीय राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। मैंने अभी बताया, लास्ट क्वेश्चन था ना वो उसी लेवल का। तो इसमें क्या था, भारत की जो पंचायतीय राज व्यवस्था है उसमें 3 स्तर हैं। एक एग्जाम में यही पूछा गया है कि 3 स्तर वाली जो यूपी SSS का पेपर था वो शायद फॉरेस्ट गार्ड का हो या लास्ट ईयर वाला हो पैट का ही, तो उसमें पूछा गया था कि जो ये 3 स्तर की सरकार है ना इंडिया में, इसकी रिकमेंड कौन सी समिति ने की थी। तो ये भी ध्यान रखना है, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है उस कमेटी ने 3 स्तरीय सरकार की स्तर की मतलब बात की थी, और अशोक मेहता कमेटी ने द्वि स्तर की बात की थी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये तो मैथ है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड, निम्नलिखित में से, देखो ये क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। जो कार बैटरियां होती है ना उसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है ना ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। द अनामलाई रीड टेल नाम की जो डेंजेल फ्लाई है ना, ये एक प्रकार की, जैसे आपने वो देखा होगा खेतों में गर्मियों के टाइम वे हवाई जहाज से नहीं घूमते, उस टाइप का है ये। इसके जो पिक है वो उस टाइप की है, ठीक है। और तो ये नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। पहले तो बात आपको यहाँ से कॉमन सेंस लगा के, असम तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि असम उत्तर भारत में, पूर्व भारत में है, पूर्वी भारत में। और ये जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं ना, ये आपके दक्षिण भारत में, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर है केरल राज्य। केरल राज्य में इस प्रजाति की खोज की गई है, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है INS तरकास ने लाल सागर में नौसेना के जहाजों, मैंने आपको बताया ना, देख INS तरकास लाल सागर से जोड़ दिया इन्होंने। और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था वो क्या था कि लाल सागर को और भूमध्य सागर को जो स्वेज नहर है वो जोड़ती है, उसके बारे में क्वेश्चन था, ठीक है। तो मतलब अभी इन्होंने पूछा है कि लाल सागर में नौसेना के जहाजों अल्माज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया गया। किन मतलब कौन से देशों के साथ, तो ये जो सूडान है ना, सूडान इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो इसका आंसर है सूडान। अच्छा नेक्स्ट है आपका, जगर्ती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभांकर है। तो इसका हो गया आपका उपभोक्ता जागरूकता के लिए ये शुभ अंक के रूप में लिया गया है, उपभोक्ता जागरूकता, ठीक है। जो जागृति है ये किस क्षेत्र से, उपभोक्ता इकोनॉमिक क्षेत्र से उपभोक्ता जागरूकता के लिए इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम। महाराष्ट्र में स्थित जो औरंगाबाद है उसका नया नाम संभाजी नगर रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जो यूके ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन ने भारतीय जो तनुजा नेसारी है ये AIIA की डायरेक्टर है, यानी जो आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उसकी जो डायरेक्टर है उसको इन्होंने आयुर्वेदा रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया है अभी रिसेंटली। तो तनुजा नेसारी जो है इन्होंने
आपका योग है, योग के ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो उस चीज़ को, आयुर्वेद को काफ़ी बढ़ावा दिया है ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया जा सके। तो उस क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के द्वारा, यूके के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की? जो टाटा पावर सोलर है उसने किस राज्य के साथ भारत में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की? तो ये आपका केरल राज्य है। इसमें ये हुआ है ना, केरल का जो आपका हवाई अड्डा है वो सब मतलब भारत का सबसे पहला ऐसा अड्डा जो पूर्ण रूप से सोलर पैनल से चालित है। ठीक है, उसी ये सबसे बड़ी और ये फ्लोटिंग तैरती हुई जो सौर ऊर्जा है, पानी के ऊपर पूरी की पूरी ये पानी के ऊपर है, प्लेटें लगाई गई हैं, वहाँ से सौर ऊर्जा बनती, सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युत बनती है और वहाँ तब सप्लाई होती है। ठीक है, यही क्वेश्चन अभी लास्ट में भी पूछा गया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो बार बार उसको रिपीट करता रहता है, यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है ये। तो ठीक है। अच्छा, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? जो वज्र प्रहार है ये 2022 ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास है जो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था। ठीक है, एक इसी टाइप का वोस्टोक ये भी अभ्यास है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, ये रसिया के साथ है। ठीक है, ये भी मतलब इसी लेवल का है कुछ कुछ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? ये आपकी जो रिलायंस इंडस्ट्री है, इस कंपनी ने उसके साथ साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, इसके लिए आप कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर दो, वहीं से आया हुआ है सारा। ये जब जुलाई के महीने बहुत चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसरो जो आपका एक सैटेलाइट प्रक्षेपित आपकी कंपनी है, इसरो स्पेस एजेंसी, उसने उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश ये है। बांग्लादेश पूरी तरह से भारत के अंदर घुसा हुआ है, आपने देखा भी होगा इसकी लोकेशन। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में निम्नलिखित में से? तो झारखंड में नहीं है, ओडिशा में नहीं है, गुजरात में नहीं है। ठीक है, गुजरात को आप थोड़ा सा रिमार्क कर लेना, इसमें नहीं है विधान परिषद। कभी कर्नाटका में विधान परिषद है। देखो अभी प्रेजेंट टाइम में 6 राज्य हैं आपके, जो मैंने यहाँ लिखा है। एक तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। एक आपका बिहार है, बिहार के अंदर भी ये जो आपकी विधान परिषद है। और दूसरा कर्नाटका है, फिर महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। इन 6 राज्यों में अभी आपकी जो विधान परिषदें हैं वो हैं। और असम और ओडिशा में जो संसद है, संसद ने स्वीकृति दे दी है कि वहाँ आप अपनी विधान परिषद बना सकते हो, गठित कर सकते हो। ठीक है, किसमें? असम और ओडिशा में। बाकी पहले कितने में? 6 में हैं, और 2 में ये हो जाएगी तो 8 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड की बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका कुर्ग है, कुर्ग कर्नाटक, ये भारत का स्कॉटलैंड है। एक पुरू का स्कॉटलैंड है, जो शिलांग है, शिलांग मेघालय की राजधानी, उसे पुरू का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
ठीक है। और यदि भारत की बात करते हैं तो कर्नाटका इसका आंसर है। और पश्चिम का जो स्कॉटलैंड है वो आपका अलवर है, राजस्थान में जो एक जगह अलवर, ठीक है, वो पश्चिम का स्कॉटलैंड है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इजराइल की राजधानी बगदाद, ठीक है, वो जो इराक की राजधानी है। और डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी है, ठीक है। और इजराइल की राजधानी पूछा कि कौन सी इजराइल की राजधानी, वो जेरूसलम है, ठीक है। अच्छा, हमेशा जो इंटरनेशनल रिलेशन जिसके साथ हमारे ज़्यादा मजबूत से रहे ना और ज़्यादा चर्चा में रहे, वहाँ से क्वेश्चन पूछे। अब जेरूसलम जो मतलब इजराइल है, इजराइल के पीएम उनके साथ 15 से ज़्यादा समझौते किए गए थे, तो उस वजह से ये इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन भी हर एग्जाम में था, हर पेपर में, जो 4 पेपर हुए थे, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य, डाक कर्मयोगी जो पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है? ये इसका उद्देश्य है आपका जो 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक है ना, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करना है। ये संचार मंत्रालय की पहल है और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और किसके तहत? मिशन कर्मयोगी के तहत इसको डाक कर्मयोगी का जो मिशन कर्मयोगी जो आपकी स्कीम चली हुई है उसके तहत डाक कर्मयोगी एक पोर्टल ओपन किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में कि डाक कर्मयोगी किस मंत्रालय की पहल है? वो संचार मंत्रालय की पहल है, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हो। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, खालिस्तान कला मथुरा में स्टेसलिंग की पारंपरिक कला, तो ये सांझी जो है ना, सांझी वो जो कला है वो मथुरा की स्टेसलिंग की जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसकी एक उदाहरण है, ठीक है। सांझी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये है आपका, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना इसका आंसर है, ये 29वां क्वेश्चन है, ठीक है। 29वां राज्य है वो तेलंगाना है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन जो है ना कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी है? मैंने उस दिन जो पहला पेपर हुआ था पैट का 15 अक्टूबर में, उसमें भी बताया था, वहाँ स्वामी जो आपके ये हैं स्वामी दयानंद जी और स्वामी विवेकानंद जी, इनकी पुस्तक पूछी गई थी उस क्वेश्चन में। तब मैंने बताया था कि महात्मा गांधी, वहाँ एक ऑप्शन था, मैंने बोला कि महात्मा गांधी की पुस्तक याद लेना, अगले क्वेश्चन में आ सकती है। तो ये वही उसी टाइप से फिर अगला पेपर आया, तो ठीक है, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति तो वह इनकी पुस्तक पूछ ली जाती है, तो इन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये तो क्वेश्चन हमारे हाथ से निकलनी चाहिए। अगला, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित खाली स्थान को अवशोषित करती है, जो वायुमंडल को गर्म करती है। तो देखो, जैसे ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें का जो काम है वो क्या है कि जो हमारी ये जो ओजोन परत है, ओजोन परत को क्षरित कर ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। आर्गन ग्रीन हाउस गैस है। अभी जो सेकंड इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? एक टॉपिक को बार बार घुमाया उन्होंने, यही बात, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि उत्सर्जित खाली स्थान को अवशोषित करती है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं किसको उत्सर्जित करती है? जो निचले वायुमंडल को गर्म रखती है। पराबैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण और दृश्य प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। देखो, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं वो नुकसान तो पहुंचाती हैं किनको? जो आपके ओजोन परत है उसको नुकसान क्षरित करती हैं, ठीक है। लेकिन ये अवशोषित करने वाली जो बात है कि उत्सर्जित खाली स्थान को अवशोषित करती है, जो अवरक्त किरणें हैं उनको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये भी क्वेश्चन एक राष्ट्रीय खेल के ऊपर हर एक पेपर में क्वेश्चन दिया है इन्होंने। तो वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, श्रीलंका। और श्रीलंका यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
अच्छा, हमें इंडोनेशिया का खेल देख लेना है, क्या राष्ट्रीय खेल है, अर्जेंटीना का क्या है और नेपाल का क्या है, ठीक है। तो इससे भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बाकी देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ, किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये निरंजना जो नदी है उस नदी के तट पर और पीपल के पेड़ के नीचे पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्त हुआ था उन्हें, ठीक है। उन्होंने 6 वर्षों की कठिन तपस्या की, तब जाके उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो स्थान है, जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया स्थान है, बोध गया, ठीक है। आप इस कितने एग्जामों में ये भी पूछा गया है कि जो गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोध गया स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और एक और बात थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया था 16 वर्ष की आयु में, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई पर राजधानी थी सर से स्थानांतरित हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर है कन्नौज, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से छापामार रणनीति थी। देखो ये पूरी क्वेश्चन कहना चाहता है कि मतलब किस सेना ने छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया, ठीक है। तो इसमें जो मराठा सैनिक थे, मराठा सैनिकों ने छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया था। और दूसरा, इसके जो जनक है, ये छापामार गुरिल्ला रणनीति जो है, इसके जनक है महाराणा प्रताप, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और इन क्वेश्चनों को देखना हम अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनकी, यदि हम पृष्ठभूमि को अच्छे से पढ़ लें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों क्वेश्चन में जो है, इस तकनीक में मोम लोफ ढलाई जो है ना, मोम का, जैसे पहले क्या करेंगे, कोई मिट्टी का बर्तन लेंगे, उस मिट्टी के बर्तन में उस मिट्टी के बर्तन से क्या उसका वो कर लेंगे, क्या नाम, मोम भर देंगे उसमें। मोम भरने के बाद उसे मोम का लेप कर चढ़ा के फिर मिट्टी तोड़ लेंगे तो वो खोखला बर्तन बन जाएगा, और उसमें तब जाके ये कांस्य को भरते हैं, पीतल। तो ये 6th क्लास की NCERT में एक ब्रैकेट में बना के दिया हुआ है, वहीं वो डांसिंग गर्ल का फोटो और नीचे पूरा का पूरा वहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। देखो, पूर्ण स्वराज जो है वो हमारा जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी 1929 को, लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी और प्रस्ताव पारित किया गया। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इसकी मांग जो है वो हसरत मोहानी जो है उन्होंने इसकी मांग की थी। हसरत मोहानी जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, वे इसके कार्यकर्ता थे। अच्छा, आगे इसी क्वेश्चन में हम इसको एक साथ ऐसे देख के चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है। मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में भी कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन दोस्तों मतलब एक ही टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चन रखा गया है। 1935 के अधिनियम का क्वेश्चन हर पेपर में है, 4 के 4 सेट आप देख लो। देखो, जैसे इसका क्वेश्चन आंसर है, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, ठीक। अच्छा, उसमें क्या पूछ रखा था, जो सेकंड शिफ्ट का था 16 अक्टूबर का, उसमें पूछा गया था कि जो आप 1935 का अधिनियम है उसमें जजों की संख्या कितनी थी, CGI को छोड़कर जो जज थे वो कितने थे। तो इसी प्रकार से मतलब इन चीज़ों को घुमाया गया है। तो दोस्तों ये एक आपके लिए एक ऐसा आईना साबित हो सकता है कि जैसे अब आप UP SSC का पेपर दोगे तो 1935 का अधिनियम बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। हो सके घुमा के क्वेश्चन पूछ दे, डायरेक्टली ना पूछे, लेकिन घुमा कर तो पूछ सकता है ना, इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन निम्नलिखित में से
किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? ऐसा क्या कारण है जिससे स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो बंगाल, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? बंगाल विभाजन के बाद स्टार्ट हुआ ना। बंगाल बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन ही तो स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लेता है, यही तो स्वदेशी आंदोलन है। तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय आया था उसके विरोध में इसको किया गया था। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी क्वेश्चन देखो, स्वदेशी आंदोलन का ये ऐसे क्वेश्चन है बेसिक से, तो केवल उन्होंने एक टॉपिक रखा और उससे क्वेश्चन पूछे। देख लेना आप, 4 के 4 पेपर बार बार आप देखना, किसी यदि आपको मिल जाए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मैंने किसी पेपर में, कोई से सेट में शायद 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर में था ये क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस हैं। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक लंदन में जो आर्मी डिपार्टमेंट है उसके सामने इन्होंने कुछ ऐसे नारा देते हुए तब जाके ये किया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये है आपका, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? कौन सी भाषा है जिसको, देखो संस्कृत और हिंदी तो अपनी पुरानी भाषाएं हैं, इनको तो क्या उत्सुकता दिखाएंगे अंग्रेज, तो जो अंग्रेजी भाषा है ना उसको दिखाया था उन्होंने, ठीक है। दूसरा, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के पीछे निर्णय क्या थे? जो खिलाफत आंदोलन है, ये खिलाफत मुद्दा जो उठाया था महात्मा गांधी जी ने, ये क्यों उठाया था, क्या कारण था इसका? कहीं ना कहीं मुख्य जो कारण था दोस्तों वो केवल यही था कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच अधिक एकता लाई जाए, ताकि उनको एकाएक किया जाए, तब हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके, इस अंग्रेजी शासन से मुक्त हो सकें। इसलिए महात्मा गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता लाने के लिए, उनकी एकता को बढ़ावा देने के लिए खिलाफत का मुद्दा उठाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? व्यापक अंतर समझ रहे हो आप? व्यापक, ज़्यादा अंतर पाया जाता है कि दिन में तो एकदम से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है और रात को एकदम डाउन चला जा रहा है। तो ऐसी जगह क्या आपको पता है? आपने देखो थार का मरुस्थल, राजस्थान सुना ना, थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में यही तो होता है कि जो आपका मतलब दिन में तो सूर्य की किरणें, रेत गर्म हो जाएगा, काफ़ी तेज टेम्परेचर होगा, लेकिन रात्रि में क्या होता है, तेज जल्दी से ठंडा होता है और फिर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इसका आंसर है थार का मरुस्थल। इधर देख लेते हैं। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उस चौथी पंचवर्षीय योजना के 2 उद्देश्य थे, स्थिरता और आत्मनिर्भरता, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो स्थिरता पूछा है, हो सके किसी एग्जाम में दूसरी ये पूछ ले कि आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना की पहचान थी, हो सकता है ना, ऐसा हो सके। मैंने एक सेट इसमें नहीं देखा है, उसमें पूछ लिया गया हो ये। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली थी और इस पंचवर्षीय योजना का 2 ही उद्देश्य थे, एक तो स्थिरता और एक आत्मनिर्भरता। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछा गया था हर पैट पेपर में, चाहे वो कोई सी भी पंचवर्षीय योजना हो। अब प्रेजेंट टाइम में 2012 के बाद से पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर ही नीति आयोग कर दिया गया है, जो इंडिया का थिंक टैंक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों, टाइम जोन में विभाजित किया गया है? देखो ये जो शब्द है काल क्षेत्र, इससे तो आदमी अटक जाएगा। इंग्लिश वर्जन सब टाइम जोन एकदम आप सब जान सकते हो, इसलिए हमें कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्जन को भी पढ़ लेना चाहिए। जो क्वेश्चन समझ ना आए दोस्तों, वहाँ हमें टाइम निकालना हो, हमें इंग्लिश वर्जन ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखो तो विश्व को जो प्रमुख टाइम जोन है वो 24 हैं पूरे विश्व में। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? ये पूछा गया है कि जो व्यक्तियों का जो स्वामित्व है, ऐसे व्यवसाय कौन से क्षेत्र में हैं जहाँ व्यक्तियों का या व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व होता है? तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम और निजी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों,
एक बात बताओ, यहाँ जब आप सार्वजनिक क्षेत्र है तो इसमें कैसे किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो जाएगा भाई? आप आइडिया लगाओ, नहीं तो सबका है, पब्लिक है तो सार्वजनिक है ना, तो इसलिए नहीं हो सकता। और राज्य के स्वामित्व वाले तो जब राज्य का खुद इसमें लिखा है कि राज्य का स्वामित्व है तो वहाँ कैसे हो जाएगा? तो इसलिए इसका है निजी क्षेत्र, प्राइवेट। प्राइवेट में क्या होता है कि जो आपका स्वामित्व है वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में होता है, और जैसे कोई पार्टनरशिप कर ले, 2-3 लोग मिलके चलो ठीक है कंपनी इस्टेब्लिश कर लेते हैं या एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं, आप डायरेक्टर हो जाना, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाऊंगा, या दोनों मिलके आप डायरेक्टर 1 और आप डायरेक्टर 2 हो जाना। तो ऐसे मतलब एक स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है, तो निजी क्षेत्र आप इसको एक बार इसको रीचेक कर लेना दोस्तों, इस क्वेश्चन को। बाकी मैंने जितना एक्सप्लेन किया वो भी देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? देखो यहाँ जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन होता है हमेशा, यदि आप यहाँ से वहाँ जाओगे यहाँ की संख्या घटेगी वहाँ की बढ़ेगी, ठीक है। मृत्यु होगी तो भी जनसंख्या घटेगी, यानी जनसंख्या परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यदि जन्म ज़्यादा होगा तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। तो रुग्णता जो है, रुग्णता एक ऐसा घटक है जो जनसंख्या परिवर्तन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, एकदम पृथक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपका लक्षद्वीप को लेकर, जो ये है आपका लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो आपका आइजोल है, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप। और आपकी जो कवारत्ती है, कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, कवारत्ती किसकी? लक्षद्वीप की राजधानी। और ये सिलवासा को एक तो आप भी गूगल कर लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर कोई किसकी है, सिलवासा है तो मेरे दिमाग में घूम रहा है सिलवासा, लेकिन फिर आप गूगल करना इसको। एक तो आपको आप गूगल करोगे आपके लंबे टाइम तक याद रहेगा ना, ये बाकी 3 मैंने बता दिया तो एक तो याद रख सकते हो। इसका आंसर है आपका ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा जिसे श्वसन लिया जाए। फेफड़े का काम क्या होता है? श्वसन दर को मजबूत रखना। फेफड़े यही होते हैं ना, फेफड़े लंग्स जिसको बोलते हैं, खून का फिल्टर करना, ये फेफड़ों का काम होता है। तो जो अमेजन के वर्षा वन है उनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, फेफड़ों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका आंसर सी है दोस्तों। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है हमारी पूरा पेपर सोल्व करने में। दोस्तों सपोर्ट करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो शेयर तो करिए प्लीज़ दोस्तों। यदि आपको लगता है कि हाँ मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है तो प्लीज़ दोस्तों शेयर करिए, आप लोग एक दूसरे को जोड़िए हमारे चैनल से। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।